पहले तो मैं चाहूंगा सभी लोग जोरदार तालियों से ओवैसी साहब का स्वागत करिए। बहुत जबरदस्त कैंपेनिंग चल रही है और बहुत जबरदस्त हमने देखा किस तरीके से एकदम हैदराबाद में सब कुछ चल रहा था। तालियां बड़ा जोर से हो पहले एक तो जोरदार स्वागत है आपका सर। पहले तो आपने समय निकाला इतनी व्यस्तता के बावजूद। अब एक बड़ा नेचुरल सा सवाल सबके मन में यह आता है कि पतंग कैसी उड़ रही है, खासकर हैदराबाद में कैसी उड़ी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हैदराबाद की आवाम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने फिर से 5वीं मरतबा मुझ पर भरोसा और एतमाद किया और हमको यकीन है कि बहुत बड़ी कामयाबी हमको मिलेगी हैदराबाद के पार्लियामेंट की सीट से। लेकिन माधवी लता का कहना है कि इस बार भाईजान की पतंग जो है वो कट जाएगी। अब बोलते हैं, अब क्या है वो, ऐसा है ना कि वो बेचारे एंटाइटलमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं, प्रकाश से आते हैं तो बोलना पड़ता है, हम तो सुनते हैं। वैसी कोई बात नहीं है, मुझे यकीन है हमारे आवाम पर, हैदराबाद की आवाम पर पूरा टूट भरोसा है और भी करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि हैदराबाद आकर बीजेपी, अमित शाह, मोदी को ये दिखाना चाह रहे थे पूरे देश में कि देखो हमने ओवैसी को ऐसा कर रहे हैं। तो चुनाव हैदराबाद में नहीं लड़ रहे थे, वो मैसेज दे रहे थे पूरे देश में। तो वो उसमें वो कोशिश कर रहे थे और उसमें भी नाकाम साबित होंगे। पहले ओवैसी साहब आपको बीजेपी की बी टीम कहा जाता था, कई बार आपने इस बात को लेकर जवाब दिया। अब एक नई नैरेटिव है नया कि आपको कहा जा रहा है कि कांग्रेस की बी टीम है। कोई दोस्ती वोस्ती हो गई क्या ऐसा? अब ऐसा है ना पंकज भाई, ये मामला ऐसा है कि जहाँ पे जिसको कन्वीनियंट नज़र आता वो बोले जाते हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी हैदराबाद आए और आकर बोले कि हैदराबाद को लीज पर दे दिया गया, कांग्रेस और बीआरएस ने लीज पर दे दिया। अब वही प्रियंका वाड्रा आकर कहती हैं कि हम बी टीम है। तो अब मेरे पास तो इसका इलाज नहीं है, मगर एक बात तो यह है कि इनको तकलीफ़ तो होती है दोनों को हमसे। अब आप किसको, देखिए हमारे हाथ में नहीं है हर एक के पास जाकर के भाई आप समझिए हम ऐसा नहीं है, वो छोड़ दिए हमको असर ही नहीं पड़ता। अब महाराष्ट्र में औरंगाबाद में इम्तियाज़ जलील, 48 लोकसभा की सीटें हैं पंकज भाई। इंडिया अलायंस ने तो एक मुसलमान टिकट नहीं दिया। नरेंद्र मोदी तो खैर सिर्फ बातें करते हैं, वो तो भारत की राजनीति से मुसलमानों को इनविजिबलाइज कर दिए। लेकिन प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि वो कभी हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं। क्या करें? प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि वो कभी हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं, ये उनका संकल्प है और जिस दिन करेंगे वो सार्वजनिक जीवन में नहीं रहेंगे। अब प्रधानमंत्री जो है बड़ी सफाई से झूठ बोलते हैं। 80-20 कौन बोले, शमशान खबरस्तान कौन बोले, कपड़े देखकर पहचानो किसने कहा। अमित शाह ये क्यों बोलते हैं कि भाई राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए मगर ईद मनाने जाएंगे। अरे राम को अगर मानेंगे तो अच्छे हो जाएंगे और अगर मैं अपनी मजहब पे चलूंगा तो बुरा हो जाऊंगा। आप मेरे ईद को क्यों ला रहे हैं? आप किसी सेलिब्रेशन को बीच में क्यों ला रहे हैं, बताइए ना। तो यही तो कर रहे हैं। अच्छा कहाँ गया भाई गारंटी, मोदी की गारंटी कहाँ गई? विकसित भारत, एक सुन लीजिए, विकसित भारत कहाँ गया? चंद्रयान 3 कहाँ गया? सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप कहाँ पर गई? विश्व गुरु कहाँ गया? आप आगे असली एजेंडे पर अपने कि मुझे बदनाम करो, मैं बच्चे ज्यादा पैदा करता हूं। मैं घुसपैठी कौन है? घुसपैठी आप तो नहीं ना पंकज भाई, आप भी नहीं है घुसपैठी, घुसपैठी मैं हूं। आप तो बच्चे नहीं पैदा कर रहे, मैं बच्चे पैदा कर रहा हूं। तो किसके तरफ इशारा है प्रधानमंत्री का, बोलिए? एक चुनाव जीतने के लिए जो हमारा सोशल फैब्रिक है देश का वो बड़ा कमजोर है, आप उसको धज्जियां उड़ा रहे हैं। अच्छा नुपुर शर्मा क्यों बैठी आपकी पार्टी में, बताइए? ये तो पुरानी बात हो गई। नहीं पुरानी बात नहीं है, नहीं पुरानी। मैं आपको ये 2019 से 2024 की बात कर रहा हूँ। ये जो डेटा भी जो दिया हूँ ये 19 और 24 का बोल रहा हूँ। जितने वाकयात बोल सब 5 साल का रिकॉर्ड। जो भी अभी बता रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने आपको कहा तुष्टीकरण का ए, बीआरएस को बी और कांग्रेस को सी, और ये भी कहा कि आप तीनों शरिया के आधार पर, कुरान के आधार पर तेलंगाना चलाना चाहते हैं। कहाँ चलता है शरिया के आधार पर? कैसा होम मिनिस्टर है देश का? तो शरिया के आधार पर चल रहा है तो आप प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए ना। शरिया के आधार पर चलता है कोई देश? कैसा चलता है बताइए आप? फ्रीडम ऑफ रिलीजन आपको भी है, मुझे भी है। तो आप अपने अपने समुदाय के रस्म रिवाजात के तहत आप अपना काम करेंगे। अब अमित शाह लगा दिए। तुष्टीकरण कहाँ हो रहा है? मैं जो डेटा भी पढ़ के सुना हूं आपके पास, वो तुष्टीकरण आपने किया, किसका किया बताइए? आप ही तो कर रहे हैं। कहाँ तुष्टीकरण हो रहा है?
अच्छा, आप अगर तुष्टीकरण करें तो भाई एक मुसलमान टिकट दीजिए ना, ये अमित शाह हमारे साथ चलें, हम बनारस चलते हैं, आप भी चलिए कैमरा के साथ। वो बुनकरों की बस्ती में जाते हैं जहां पर अंसारी भाई रहते हैं, उनसे पूछते हैं कि बताओ तुम्हारे एमपी नरेंद्र मोदी ने 5 साल में क्या किया तुम्हारे लिए। देख लेंगे, बिजली का बिल उनके लेट फादर के नाम पर होता है तो चेंज नहीं होता है। आपने ये तुष्टीकरण बोलेंगे इसको आप? तो ये सब एग्जाम्पल्स दे रहा हूं मैं आपके सामने। आप ये कौन है भाई? धर्म संसद कराने वाले कौन है? आप ही के लोग कराए धर्म संसद। पर वैसे साहब आप एक बात भूल गए, आप बनारस का जिक्र कर रहे थे, तो जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना तो जिन बुनकरों की बात आप कर रहे हैं, बनारसी साड़ी बनाने वालों की जिंदगी तो बहुत बदली है ना, बहुत बिक्री बढ़ गई। बनारसी साड़ी बनाने वाले कभी सेठ बने? सेठ तो नहीं बने, वही मजदूर है। पहले से बेहतर अरे क्या बेहतर हुए भाई? आप आधे तो भाग गए बंबई को, पूरे मुंबई चले गए। आप कौन से 20 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाले, हम भी जानना चाह रहे भाई। आपने जिक्र किया ईद का। उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी जी ने कि ईद मैं भी मनाता था, बचपन में हम लोग ईद मनाते थे, घरों में खाना नहीं बनता था, मेरे कई मुस्लिम फ्रेंड्स हैं। छोड़िए, कहते हैं आप इमेज एक बात सुनिए, एक इफ्तार की दावत नहीं करते 10 साल में अपने घर में, कहां खाने की बात कर रहे हैं? छोड़िए ना, क्या बोल रहे हैं आप? क्या मेरे बाबा सब देखिए, ये जो है ना, मेरे घर में ड्राइवर मुसलमान था, ये पुराने डायलॉग हो चुके हैं। ये उस जमाने के पिक्चरों में अच्छा लगता था। अभी आप बताइए ना, आप एक आदमी को टिकट नहीं देते हैं। अच्छा, नरेंद्र मोदी किसी मुसलमान को गले मिलते हुए देखा आपने 5 साल में इंडिया में? बताइए, आपने देखा? किसको देखा हमने? मोहम्मद बिन सलमान, मोहम्मद बिन जैद, या हबीबी उतर। क्या बताइए क्या है ये? मैं लाइटर वेन में लीजिए, दिल पे मत लीजिए, मगर बता रहे हैं आपको, ये तो हो रहा है ना। हाँ बताइए, आप बोल रहे हैं आप असद ओवैसी तेलंगाना में अमित शाह बोलते हैं। अरे आप कर रहे हैं भाई, कौन कर रहा है? नहीं, लेकिन सऊदी के नेताओं से मिलते हैं। हाँ? सऊदी के नेताओं से मिलना मिलते हैं। मिलना चाहिए। ईरान के साथ इस पूरे क्राइसिस में भी ईरान के साथ चाबहार पोर्ट की डील हुई, तो ये सब कैसे हो गया? ये सब नहीं, चाबहार पोर्ट हमारे लिए जरूरी, हम पैसा लगा चुके हैं उसमें। अब बड़े पप्पा जी अमेरिका बोल रहे हैं कि सैंक्शन लगाएंगे, हमको जरूरी है, चाबहार पोर्ट जरूरी है अफगानिस्तान में जाने के लिए, बड़ा स्ट्रेटेजिक एरिया है वो। हमको वहां से अफगानिस्तान में हम सामान भी जा सकते हैं, अफगानिस्तान में हम कंट्रोल कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान जो वहां से कर रहा है, ये तो चाबहार पोर्ट से जाएगा। आप एक तरफ उनको कहते हैं कि मुसलमान विरोधी हैं, फिर ये जो बिजनेस और कारोबार होता है, ये तो उनके साथ व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर ही हुआ। आप वजीर आजम ईरान के हैं या भारत के हैं? बताइए हमको। आप वजीर आजम यूएई के हैं या भारत के हैं? और मुझे क्यों दिखाते? बार बार मोदी जी बोलते हैं कि देखिए विश्व बदल गया, मुसलमान बदल रहे हैं, मैं जब अरब कंट्रीज में जाता हूं। अरे अरब कंट्रीज से मुझे लेना ही देना क्या है? क्या है मुझे भाई? भारत के लोग जाके वहां काम करते, सब जाते हैं, यकीनन मक्का मदीना हमारे लिए मुबारक जगह है, पर मैं देश का हूं ना। हम कमाते वहां पर हैं, लाते यहां पर हैं। फॉरेन एक्सचेंज पूरा जो आता है इंडिया को सबसे ज्यादा, नॉर्थ अमेरिका ज्यादा तो गल्फ कंट्री से आता है। क्या आपको भी इंडिया गठबंधन की तरह लगता है कि अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो संविधान बदल देगी और फिर आगे चुनाव नहीं होंगे? देखिए, जितने कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज के लोग हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कहा नहीं कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट तो अपने इंडिविजुअल ओपिनियन नहीं देते। वो जब बात कर रहे हैं तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तहत बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर है ही नहीं, तो उसका मतलब क्या निकालेंगे हम? डिप्टी सीएम राजस्थान की, जिसका आपके चैनल ने चलाया कि अगर हमको 400 आएंगे तो मोदी जी वो कर देंगे, उन्होंने बोला ये बात। कई उनके एमपीज ने कहा बात ये। तो ये जो मैसेज गया है ना कि 400 पार का मतलब आरक्षण चला जाएगा या संविधान बदल दिया जाएगा या बेसिक स्ट्रक्चर चला जाएगा, ये बात जा चुकी है। ये बात गरीब के दिलों में जा चुकी है। जो संविधान से मोहब्बत करने वाले हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर की बड़ी इज्जत करते हैं, उनका मैसेज जा चुका है। 400 पार का मतलब वही है। आप जिनका जिक्र कर रहे हैं ना, वो खुद आके बोल चुके हैं कि वो उनका पुराना बयान था। पुराना बयान था तो वो बयान उसको मुकर गए। वो तब वो कांग्रेस में थे। नहीं, वो मुकर गए बयान से। वो नहीं, अब वो कह रहे हैं ऐसा, मैंने उनका पुराना स्टेटमेंट है। ठीक है, चलिए मान लिया। पर ये जो डिप्टी सीएम बोल रहे हैं राजस्थान के, और जो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, गृह मंत्री बोल रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं?
प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं कि अगर अंबेडकर भी आ जाए तो नहीं करेंगे। अगर आपको बाबा साहब अंबेडकर की मोहब्बत है तो आपने इकोनॉमिक ग्राउंड्स पर कैसे दिया रिजर्वेशन, बताइए। इकोनॉमिक ग्राउंड पर रिजर्वेशन दे ही नहीं सकते आप, आपने दे दिया। सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस असल पैरामीटर है, और आप बोल रहे कि मुसलमानों का रिजर्वेशन हम हटा देंगे। अरे भाई, मुसलमानों को यूपी में नहीं मिल रहा है, मुसलमानों को ओबीसी कोटा में, मंडल कमेटी में, कमीशन की रिपोर्ट में मिल रहा है ना। आप वही नहीं बोलते, आप बात ही नहीं करते आप। उनका प्रधानमंत्री जी का जब मैंने खुद इंटरव्यू लिया तो ये सवाल मैंने उनसे पूछा। उनका ये कहना है कि जिस देश में इतनी मजबूत जुडिशरी हो, मीडिया हो, वहां पर संविधान को कोई खतरा नहीं है, संविधान कभी भी नहीं बदला जाए। सर, संविधान को खतरा उन लोगों से नहीं हो सकता जो कॉन्स्टिट्यूशन की मोरालिटी को मानते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग किताब समझते हैं, और जो उन्हीं से अगर आप ही खुद एंटी अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करेंगे तो क्या करेंगे बताइए आप CAA का कानून मजहब के नाम पे बना दिए, ट्रिपल तलाक का कानून आप बना दिए महिलाओं के, मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ, UAPA का कानून आपने राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ बना दिया कि इतना बदतरीन कानून आपने अमेंड कर दिया उसको। ऐसे कई मिसालें हैं जो उन्होंने किया है। RTI के कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट आपने स्टेट गवर्नमेंट से छीन के आप बनाने वाले हैं। अब देखिए, मैं थोड़ा सा ऑन अ लाइटर वेन जाता हूँ। जब हमने यहाँ पे सबसे पूछा कि ओवैसी साहब आ रहे हैं, तो हमसे कई लोगों ने, आपके फैंस जो हैं, उन्होंने पूछा अकेले आ रहे हैं या साथ में तोप भी ला रहे हैं? साथ में तोप भी ला रहे हैं। नहीं, आप तोप को दावत देते तो उनको बोल देते, आप नहीं दिए दावत तो नहीं आए वो। अब बाहर ले ही नहीं जाते हैं ना उनको। हाँ? बाहर ले नहीं जाते कहीं हैदराबाद से। नहीं भाई, आपको चाहिए उनसे कांटेक्ट करें, उनको आप दावतनामा दें, बुलाएं। जिस तरह आप छोड़ देते हमारे एक दोस्त को हमारे पीछे, तो उनको आप दावत नहीं दिया आज तक, तो उनको बुलाइए आप, आपके स्टीम कॉन्क्लेव में, आपके उसमें बुलाइए। लेकिन एक बात बताइए ओवैसी साहब, ऐसी डायलॉग बाजी की जरूरत क्यों पड़ी कि छोटे को रोक रखा है, वो तोप है? हम ये क्यों बोले वो बोलिए सर, प्लीज ये तो बोलिए। ठीक है। नहीं, क्यों बोले, बोलिए जरा। जो उस तरफ से नवनीत राणा ने जो बोला, क्या कहा उन्होंने? 15 सेकंड वाली बात जो। हाँ, अब ऐसा लगता है कि वो मोहतरमा को कोविड के दौरान में कोरोनिल ले लिए थे, वो उसका आफ्टर इफेक्ट अभी हो रहा है। आपने पूछा, नवनीत राणा ने कहा कि वो कह रही हैं कि उनको 15 मिनट चाहिए हमें, तो 15 सेकंड लगेंगे। अरे कर दीजिए ना भाई, आप क्यों नहीं करना चाह रहे? आप क्या करना चाह रहे? हम तो कह चुके हैं कि आप बुला लीजिए, हम आ जाते हैं पूरे परिवार के साथ, आप करिए। हम आपकी बर्बरियत को देखना चाहते हैं, हम आपके जुल्म को देख चुके, और जुल्म आप करना चाह रहे, करिए। अगर आपको एक सैडिस्टिक प्लेजर मिलता है 16 सेकंड में जो करना, करिए ना, कौन रोक रहा आपको? बल्कि हमने कहा कि नरेंद्र मोदी जी को बोलिए, हम उनके ऑफिस के सामने आ जाते। ओवैसी साहब एक बात बताइए, नवनीत राणा हैदराबाद के लिए आउटसाइडर हैं, उनके कमेंट को इतना सीरियसली लेने की जरूरत क्या है? अरे भाई साहब, आप लोग चलाते हैं और आके मुंह को लगा देते हैं माइक, बोलिए, तो क्या बोलेंगे? ये क्या बात है? जुल्म है ये तो। हम आपको ले जाकर दिखाते हैं कि 19,000 गरीब बच्चे उनके स्कूल में फ्री में पढ़ते हैं। 19,000, वो तोप है हमारा। वो आदमी काम कर रहा है भाई, इसलिए तो उनको जीतते हैं। कोई भाषण पे जीत जाता है क्या? आपने बैठे बैठाए एक मुद्दा नहीं दे दिया महाराष्ट्र में? क्या ये कह के, क्या कह के? तो 15 मिनट नहीं, उन्होंने भाई, उन्होंने 16 सेकंड कहा, 16 सेकंड कहा उन्होंने। क्या बात है बताइए आप? आप ऐसा बोल रहे हैं ये कर देंगे, क्या उसका मतलब क्या निकलेगा? यही सबका साथ सबका विकास है नरेंद्र, यही तो हम बोल रहे हैं ना। देखिए, इनका ताल्लुक मोदी से नहीं है, ये मोहतरमा का जिसका आपने नाम लिया। तो आप भी तो कहते हैं सालार का बच्चा है, घर में चूड़ियां। हाँ बिल्कुल है, सालार का बेटा है। मैं कोई मुर्गी का बच्चा थोड़ी हूं। अगर कोई मुझे मारने आएगा, 6 गोली तो चला चुके हैं, अब दूसरे मरतब अगर कोई सामने आएगा तो फिर मैं तो, या तो वो रहेगा या मैं ही रहेगा। ऐसा तो नहीं होगा ना भाई। आप भी तो माहौल गरमाते हैं। अरे क्या माहौल जमा रहे हैं आप? आकर बोल रहे हैं 16 सेकंड में कर देंगे, ऐसा कर देंगे, क्या मतलब उसका? बोलिए, हम कुछ बोले क्या उनको? हम तो बोले ही नहीं, उनके नाम पे गई नहीं। आप आकर बोल रहे हैं तो अब क्या करेंगे? प्रियंका गांधी कहती हैं कि ओवैसी सीधे सीधे बीजेपी की मदद कर रहे हैं। हाँ। वो ये कहती हैं कि जहां जहां बीजेपी कमजोर है वहां पर ओवैसी को आगे कर देते हैं। अरे भाई, हम अमेठी नहीं लड़े तब भी हार गए उनके भाई, हम जिम्मेदार थोड़ी है। हम क्या हर चीज का जिम्मेदारी हमारे सर पे बांध लेंगे तो हम क्या करेंगे? हम उसको एज ए बैज ऑफ ऑनर पहन लेंगे, कोई बात नहीं, हमको कोई बात नहीं। एक परसेप्शन ये है कि जब थोड़ा सा चुनावी माहौल ठंडा लगता है
तो होता ये है कि कुछ ऐसा करो कि ओवैसी साहब के एक दो बयान आ जाए, पूरा तवा गर्म हो जाएगा। आप हमारा बयान कैरी मत करिए, ठंडा रहेगा माहौल। आप बोलते हैं अरे ना, बंद कर दीजिए, आप बोलिए माहौल ठंडा रखना है, बर्फदान में रखना है, 0 डिग्री रखना है, कर दीजिए, कैरी मत करिए आप बोलिए मौन व्रत होगा ओवैसी का, कोई नहीं बोलेगा, मत चलाइए। अरविंद केजरीवाल ने एक विवाद को जन्म दे दिया। उनका यह कहना है कि अगले साल प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे क्योंकि 75 साल के वो हो जाएंगे और वो पद से हट जाएंगे। ने अरविंद केजरीवाल को शायद अंदर की बात मालूम होगी, मुझे नहीं मालूम, मगर मेरा मानना यह है कि नरेंद्र मोदी ही बीजेपी में रहेंगे। भाई मोदी नहीं है तो बीजेपी क्या है बताइए, बीजेपी खत्म हो जाएगी, लेकिन आप सूखे पत्तों की तरह उड़ जाएगी बीजेपी, याद रखिए। ये सब जो नाच रहे हैं ना, ये सब मोदी की वजह से नाच रहे हैं ये लोग। अब वो उनको अंदर की बात मालूम है, मुझे तो नहीं मालूम। मुझे नहीं लगता कि मोदी छोड़ के जाएंगे। क्या अरविंद केजरीवाल को अभी भी आप बीजेपी का छोटा रिचार्ज कहते हैं? बिल्कुल, दो राय नहीं है उसमें। क्या वजह है इसकी? अरे बहुत वजह हैं। उनका गवर्नमेंट स्कूल में बोलते हैं कि एक ही समुदाय के रिलीजियस किताब को पढ़ाया जाएगा, दूसरे समुदाय का नहीं पढ़ा जाएगा। वही तो 370 का सपोर्ट किए थे पार्लियामेंट में, यही हमको समझ में नहीं आता है। ये क्या बात है भाई? आप आइडियोलॉजी पर बीजेपी को हराइए ना, कन्वीनियंस के लिए क्यों आप जमा हो रहे हैं? फिर 370 सपोर्ट किए, उद्धव ठाकरे 370 सपोर्ट किए, उद्धव ठाकरे ट्रिपल तलाक को सपोर्ट किए, उद्धव ठाकरे CAA को सपोर्ट किए। लेकिन बीजेपी से लड़ाई का सबसे अधिक खामियाजा तो उन्हीं को भुगतना पड़ रहा है। क्या जेल गए, जमानत पे क्या? छूटे हैं। एक बात सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। मगर जो 4-4 साल से सड़ रहे हैं तिहाड़ जेल में, उनका क्या होगा? एक लड़की है जो 4.5 साल से जेल में सड़ रही है, उसको बेल नहीं मिल रही है। एक ईसाई पादरी था 25 साल का, वो मर गया जेल के अंदर। तो यही हम समझ में नहीं आ रहा हमको। हमारा एक ही आर्गुमेंट है कि जब बेल उनको मिल सकती है तो सबको मिलनी चाहिए ना बेल। केजरीवाल को तो जेल हुई, लेकिन आप पे तो कोई, आप इतना बोलते हैं, आप पे तो कोई मुकदमा क्या? हुआ नहीं, मैं आपको बात कर रहा हूं जो लोग जेल में भी हैं, CAA प्रोटेस्ट के बाद कितने जेल में हैं, उनको बेल क्यों नहीं हो रही है? नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था कि छोटा रिचार्ज कैसे हैं अरविंद? हाँ, अब बहुत है उनका, आइडियोलॉजिकली उनके करीब है, बहुत आइडियोलॉजी के करीब है उनके। तो फिर जेल क्यों जाना पड़ा कौन? केजरीवाल को। अब वो जेल गए हैं तो होगा, कुछ ना कुछ बात होगी उसमें, वो तो कोर्ट तय करेगा जो उन पे जो केस है उनके ऊपर। मगर ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हम उसको मानते हैं, मानना चाहिए सबको। राम मंदिर बन गया है, कोर्ट के फैसले से ही वहाँ धन्नीपुर में एक मस्जिद भी बनना है। हाँ, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब जाएंगे वहाँ? नहीं, मेरा मानना ही है कि उस मस्जिद में किसी मुसलमान ना जाएगा, ना नमाज पढ़ेगा, ना उनकी नमाज कबूल होगी। वो मस्जिद ज़रारा है, वो मस्जिद नहीं बोल सकते उसको, क्योंकि इस्लामिकली अगर आप देखेंगे, हमारी जो सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट में लड़ाई थी वो ज़मीन हासिल करने के लिए नहीं थी, वो मस्जिद को बचाने के लिए थी। वरना तो ये हमारी मस्जिद तो अगर मैं लखनऊ के गलियों में निकल जाऊं भीख मांगने के लिए कि भाई मुझे 5 एकड़ ज़मीन मस्जिद बनाना है, तो मुझे लोग दे देंगे पैसे, वोट ना दे पैसे तो दे देंगे मस्जिद के नाम पर। वो मस्जिद में कोई जाएगा भी नहीं, कोई, आप जितने बड़े बड़े आलिम दीन हैं, कोई भी नहीं जाएगा उस मस्जिद तरफ, वो मस्जिद ही नहीं कहला सकती है वो। क्या ओवैसी जी कांग्रेस के इस फैसले के साथ हैं कि CAA कानून वापस लिया जाए? हमने तो CAA कानून को अपोज किया था और हम खुद पार्टी बने सुप्रीम कोर्ट में, अब सुनवाई होगी। चिदम्बरम साहब कह रहे हैं कि अगर हम आ ऐसा गए है तो ना, वापस दूर लेंगे। के ढोल सुहाने लगते हैं, अब वो आ जाएंगे तो क्या होगा नहीं मालूम, मगर हम तो उस कानून के खिलाफ वोट दिए। मैंने उस बिल को पार्लियामेंट में फाड़ा था और सुप्रीम कोर्ट में मैं खुद अपने नाम से केस डाला हूं। निजाम पाशा एडवोकेट है हमारे, उसमें बहस कर रहे हैं, जब आएगा उसमें हियरिंग होगी। प्रधानमंत्री जी ने आरोप लगाया कि SC/ST का हक छीनकर मुसलमानों को देना चाहती है कांग्रेस। नहीं, प्रधानमंत्री 10 साल से क्या कर रहे हैं भाई? फिर कौन रोका उनको? अरे 10 साल से आप हैं, आज प्रधानमंत्री अमित शाह बोलते हैं POK लेके रहेंगे। अरे 10 साल में ले लेना था ना आप, कौन रोका आपको POK लेने से? ले लीजिए POK आप अरे डेप्सांग डेमचाक से चीन को नहीं हटा सक रहे आप। DGP कॉन्फ्रेंस में लद्दाख की SP ने कहा कि 65 में से 25 पेट्रोलिंग पॉइंट पर हम पेट्रोलिंग नहीं कर सकते।
ले लीजिए ना, आप कौन रोक रहा है आपको? पीओके लीजिए, हम खड़े रह के जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, चल लीजिए पीओके, और पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन भी हमारा, आप ले लीजिए। 10 साल में आपको पीओके याद नहीं आया, अब बोल रहे पीओके। क्या ओवैसी साहब चाहते हैं कि पीओके भारत का हिस्सा बन जाए? बिल्कुल हमारा हिस्सा लेना चाहिए, कौन रोक रहा है आपको? अभी तो वहां गड़बड़ चल रही है, पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, अभी तो वहां पे गड़बड़ चल रही है, माहौल गर्म है। अच्छा है ना, और हमने तो उनकी सीटें भी रखी, वो जो रिऑर्गेनाइजेशन के बिल में लाए थे। मगर आपको चुनाव में पीओके याद आता, 10 साल में आपको पीओके याद नहीं आया। मतलब इस फैसले में आप मोदी जी के साथ हैं? कौन से फैसले में? पीओके वाले। नहीं, हम आईना दिखा रहे हैं उनको, मोदी जी को आईना दिखा रहे हैं कि देखिए आपने 10 साल भूल गए, अब आपको चुनाव दिखते कि आपको पीओके याद आ रहा। लेकिन वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक नया इंडिया बनाया है, घर में घुस के मारते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। घर में घुस के मारिए ना, चीन को निकालिए, आपको हमको लेके जाइए, हम तो लद्दाख तक चलेगा आपके साथ, तो हमको ले जाइए डेप्सांग डेमचाक, आपको जब मोदी जी आपको लेके चले, हम भी जब बैठ जाएंगे हेलीकॉप्टर में कहीं कोने में, हम भी देखेंगे डेप्सांग डेमचाक में चीन है ही नहीं है। निकालिए चीन को, निकाल के फेंकिए वहां से आप। असल देखिए, अगर डेप्सांग डेमचाक से हम चीन को नहीं निकालेंगे तो सियाचिन हम खो देंगे, याद रखिए, और देश का बहुत बड़ा नुकसान होगा उस वक्त। बात ही नहीं करते बीजेपी वाले डेप्सांग डेमचाक की, और जो वो जो तालाब जो बड़ा पिक्चर में दिखा था, वो तालाब भी हम खो चुके हैं। अरे ओवैसी साहब, वो तो कह रहे हैं कि ना कोई घुसा था ना कोई घुसेगा। देखिए पंकज भाई, अगर घुसा था ना घुसेगा तो 16 राउंड की बातचीत क्या झक मराने के लिए हो रही है चीन से? बताइए, मिठाई खाने के लिए हो रही है? 16 राउंड की बातचीत इसी पे तो हो रही है। डिसएंगेजमेंट क्या हो रहा है बताइए, सब बातें हो रही है, झूठ बोल रहे हैं। हम आपको बोल रहे हैं सैटेलाइट इमेजेस से बात साबित हो चुकी है कि चीन भारत की 2000 स्क्वायर किलोमीटर पे कब्जा करके बैठा हुआ है। आप घुस के निकालिए ना, हम तो तायद कर रहे हैं, मार के निकालिए चीन को आप। आप जो ये गोली वाली बात कह रहे थे, वो तो डिसएंगेजमेंट तो होता रहता, बातचीत होती है, अरे तो पहले भी होती क्या है। रे, जमीन पे भाई 5 साल में चीन वहां पर ऑल वेदर रोड्स बना चुका है, अपने सिपाहियों के लिए बेहतरीन बंकर्स बना चुका है। उत्तराखंड के पास जाकर देखिए चीन क्या कर रहा है, अरुणाचल में जाकर देखिए चीन क्या कर रहा है। सबसे बड़ा खतरा चीन हो रहा है और कोई बोलते नहीं उस बारे में। चलिए, अब मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछता हूँ। 4 तारीख को आप क्या देख रहे हैं? 4 तारीख को क्या देख रहे हैं आप? मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं ना, मैं सेफोलॉजिस्ट हूं, मुझे नहीं मालूम लेकिन देश आप की जनता पॉलिटिशियन क्या- तो हैं, वो भी मैं- काफी अरे astute। भाई देखिए, मैं हथेली की लकीरें देखकर प्रेडिक्ट नहीं करता। मैं, मेरा काम मेहनत करना, जुस्तजू करना, और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि भारत की जनता अच्छा फैसला लेगी। क्या फैसला आएगा मुझे नहीं मालूम, मगर वो जनता का फैसला होगा, उसको कबूल करना पड़ेगा। हमारी कोशिश 1 तारीख तक यही होगी कि तीसरी मर्तबा इस अजीम वतन अजीज के वजीर आजम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना बने, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। ओवैसी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे लिए आपने समय निकाला।